हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल असेंबल टू लर्न। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ KVS 2018 एग्ज़ाम के पॉजिटिव फिज़िक्स पेपर के कुछ फिज़िक्स के सवाल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71. Question number 71 is 64 identical liquid droplets, each charged to 0.9 volt, combine and form a single large spherical drop. The potential of this drop will be, हमें लास्ट ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम इसका सोल्यूशन करेंगे एक फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज़ वी डेस इज इक्वल टू n⁻²/3 v, where v dash is potential of new drop, n is number of drops, b is potential of each drop. According to question, n is 64, v is 0.9, hence our v dash is 14.4 volt. ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, दैट इज़ if we consider a small spherical drop having radius small r and a large spherical drop having radius capital R, where charge of small drop is q and charge of large drop is nq, as large drop is combination of n times of small drop, and capacitance is c is equal to 4 pi epsilon naught small r. Here capacitance c dash is equal to 4 pi epsilon naught capital R. If we consider their volume, then n times of volume of small spherical drop is equal to volume of large spherical drop. तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, r इज इक्वल टू n⁻1/3 इंटू स्मॉल r. इसके चार्ज, स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉप का चार्ज q इज इक्वल टू सी भी होगा, और लार्ज स्पेरिकल ड्रॉप का चार्ज n टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू सी डैश वी डैश. यहाँ पर अगर हम इस कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करते हैं एंड दिस रिलेशन को पुट करते हैं, तो हमें वो रिलेशन दैट इज़ वी डैश इज इक्वल टू n⁻2/3 इंटू भी मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं. Question number 72 is an object is placed at a distance of 1.5 meter from a fixed screen when a convex lens is placed between the screen and the objective. Screen and objective के बीच convex lens है. Sharp image of the object is formed on the screen for two positions of lens. Two positions of lens के लिए image produced है. If the size of image is found to be 9 cm and 4 cm, distance between two positions of lens. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड से. डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमारा इमेज यहाँ बनता है. इफ़ दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आवर इमेज. इन केस हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा इमेज यहाँ पे ही प्रोड्यूस होगा. हैंस फॉर फर्स्ट केस, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस भी होगा. बट इन सेकेंड केस, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा और ये हमारा इमेज डिस्टेंस भी हो जाएगा. तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. So for first case, this is our first case. Here object distance is u and image distance is v, and magnification is m1 is equal to I1 by O, that is equal to v by u, image distance by object distance. If we consider our second case, in second case there is two position of lenses, that is one is L1 and second one is L2. That is small d, that is distance between two position of lens, and कैपिटल D जो है वो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है. हमें स्मॉल d फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट केस दिस इज़ u एंड दिस इज़ b, एंड सेकेंड केस दिस इज़ आवर u एंड दिस इज़ आवर v यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड. तो इसका मैग्नीफिकेशन अगर हम देखें, तो इसका मैग्नीफिकेशन आएगा m2 इज इक्वल टू I2 बाई O, दैट इज़ u बाई v. Now if we divide equation 1 by equation 2, then we get a relation, that is I1 by I2 is equal to v square by u square. And from this case 2 figure, we can find out that 2v is equal to capital D plus small d, that is v equal to d plus d by 2. 2u का वैल्यू मिल जाएगा, तो u का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d by 2. तो इसको यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 3 पे.
तो हमें मिल जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ कैपिटल D माइनस स्मॉल d। इस रिलेशन को यूज़ करके उसका वैल्यू अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि कैपिटल D इज़ 1.5 मीटर, दैट इज़ 150 सेंटीमीटर, I1 इज़ 9 सेंटीमीटर, I2 इज़ 4 सेंटीमीटर। सो बाय सॉल्विंग वी गेट that is small d is our 30 centimeter. Okay, now question number 73. A small sphere of mass 0.3 kg is attached to a fixed support through a light cord of length 0.9 meter. 0.9 meter है length and mass is 0.3 kg. The sphere is held horizontally as shown in the figure. Sphere is released tension in the cord at the lowest point of the sphere's path. Sphere के path के lowest point पे tension क्या होगा ये हमें find out करना है। तो यहाँ पे ये है स्पीयर का पाथ, इसका लोएस्ट पॉइंट तो ये वाला होगा। यहाँ पे तो टेंशन T यहाँ पे लगेगा और यही L ही इस पाथ का रेडियस हो जाएगा। लेंथ एक्ट्स एज रेडियस फॉर स्पीयर सर्कुलर पाथ, M गिवन है, L गिवन है। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी BL एट लोएस्ट पॉइंट। तो अगर यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो वो हो जाएगा और mv/L² एंड उसका सेल्फ वेट एक mg एक्ट करेगा। तो हमें यहाँ से टेंशन का इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज T इज इक्वल टू mg प्लस mvL²/L। नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें मिल जाएगा VL इज इक्वल V² इज 2GS। तो VL का स्क्वायर हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें VL मिल गया √18। नाउ using the value of mg VL हमें मिल जाएगा T इज इक्वल टू 9 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8.82 शायद होगा ऑप्शन में। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में 8.82 आंसर होगा। अगर हम मैंने G का वैल्यू 9.8 लिया है, अगर हम 9.8 लेंगे G का वैल्यू तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 74। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.8 kg moves in xy plane at t equal to 1 second, v1 is this, and at t is equal to 5 second, v5 is this। तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन हमें एक वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा KE, जो कि हाफ mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। तो हमें v फाइनल मीन्स v एट 5 सेकेंड्स का स्क्वायर और v एट 1 सेकेंड का स्क्वायर निकालना है। m तो 0.8 kg है, v1 6i कैप प्लस 3j कैप एंड v एट 5 सेकेंड इज 2i कैप माइनस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा √20 एंड √45। वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -10 जूल, which is our option number 2। option number 2 is correct। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख लिया है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। Cell of EMF, a cell of EMF E and internal resistance small r is connected to a variable resistor capital R. Graph showing the terminal potential difference V as function of current I flowing through this circuit। ग्राफ पूछा है I और क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अच्छा ये ग्राफ है EMF, एक्स एक्सिस में करंट है, वाई एक्सिस में EMF है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज अवर V इज इक्वल टू EMF माइनस आई E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का। तो ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट question number 76. Question number 76 is rectangular loop and circular loop are moving out of a uniform magnetic field, constant velocity v as shown in the figure. हाँ, एक सर्कुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है. तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E is equal to minus n d phi by dt, where phi is equal to b dot a. According to question, b is constant, and our d phi by dt is now directly proportional to dA by dt. And in case of rectangular loop, dA by dt is constant. As one side is constant and one side is variable. If we look at our figure, that is here b is constant and L is variable. Hence our area becomes dA by dt b cross b, that is constant. Induced EMF in case of rectangular loop is constant, but in case of circular loop, what is our induced EMF? What is our area? dA by dt, that is d by dt of pi r square 2 pi r dr by dt. dr by dt है, means ये तो variable हो गया. Hence EMF induced will vary in case of circular loop. तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 2, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर, व्हाइल इन केस ऑफ सर्कुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल वेरी. तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 77. What is question number 77? Question number 77 is, water flows through a horizontal pipe of varying cross section. Its speed is 5.2 meter per second at points where cross sectional area is 4.2 centimeter square. What will be speed of flow at points where cross sectional area is 7 centimeter square? ये क्वेश्चन तो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बन जाएगा. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. a1 तो गिवन है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर पे कन्वर्ट करना है. v1 5.2 मीटर पर सेकेंड, a2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 into 10 to the power minus 4 meter square. By putting these values in this formula, a1 v1 is equal to a2 v2, we get the answer 3.12 meter per second, which is our option number 3. So next our question number 78. And so AC source of EMF E is equal to E naught sine 100t is connected across a circuit. Phase difference between EMF E and the current I in the circuit observed to be pi by 4 as shown. If the circuit is consist of only RC or RL or LC elements in series, what will be the possible values of two elements? अच्छा, तो फिगर ये है. इसका अगर सोल्यूशन, इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ पे ये है करंट वाला और ये है ईएमएफ वाला. यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड करता है मतलब ये आरसी सर्किट है. तो हमें अभी देखना है आरसी सर्किट में क्या करते हैं. इन आरसी सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज. तो वी नो tan phi इज इक्वल टू XL बाई XC. tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R. तो हमें tan phi मिल जाएगा माइनस, यहाँ पे तो इंडक्टेंस 0 है, तो आरसी सर्किट है ना, तो x माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, जो हमें मिल जाएगा -1 बाई ओमेगा सी आर. तो क्वेश्चन पे दिया है कि फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, एंड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 100t, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू 100 हो गया. तो टान पुटिंग दिस वैल्यूज, टान पाई बाई 4 इक्वल टू -1 बाई 100 सी आर. हमें एक रिलेशन मिल जाएगा R इज इक्वल टू -1 बाई 100 सी. तो अभी हम ऑप्शन में दिया है आर एल आर सी आर, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो आर एल है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं होगा, आर एल है, ये आर एल. यहाँ पे यूनिट को देखा जाए तो ये माइक्रोफैराड है, तो एल तो नहीं होगा, ये सी होगा. तो इन दोनों ऑप्शन को देखना है. आप अगर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, बोथ आर एंड सी का वैल्यू पुट करेंगे in this relation by using R and value of R and C, our option number 4 is correct. Okay. Question number 79. Consider a composite block made up of two materials both of same thickness L but thermal conductivity is K and 2K. So in the figure,
two ends of the block are maintained at temperature TH and TC if A is the area of cross section of the block. Rate of heat transfer हमें find out करना है rate of heat transfer. तो ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 79. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल. इफ वी कंसिडर आवर फर्स्ट ब्लॉक, that is rate of heat transfer through first block is dq by dt is equal to ka th minus t by l, and through second block dq by dt is equal to 2 ka t minus tc by l. At steady state, heat transfer from any section of thermal conductor is same. Hence, if we equate equation 1 and 2, we get the value of t as t is equal to th plus 2 tc by 3. इस इक्वेशन 3 का वैल्यू t का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 यूज़ करके इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 3 in equation 1, we get dq by dt is equal to 2 ka by 3l th minus tc, which is our answer, that is 2 ka by 3l th minus tc, option number 4. Now our next question is our last question, that is question number 80. A gas is compressed isothermally. Isothermally means temperature constant. तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, बोथ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, 4 ऑप्शन है. तो यह होता है जनरली व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. तो हम अभी ऑप्शन देखेंगे. यहाँ पे दिया है बोथ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, ये तो नहीं होगा. बोथ विल डिक्रीज, ये भी नहीं होगा. हमें चाहिए कांस्टेंट. इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज बट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये भी नहीं होगा. फिर आता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बट इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, मीन्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा. सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 80. आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था. बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई दोस्त केवीएस का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें. टिल देन, बाय बाय.